अब देखो, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, आज कोई स्टॉक मान लो उसका वैल्यू है 100 रुपए शेयर प्राइस, मान लो टोटल में 1000 शेयर बांटा हुआ, तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो गया मोटा मोटी? 1 लाख रुपए हो गए। कंपनी बोल रहा है सर हम डिविडेंड देंगे 5 रुपया पर शेयर, तो टोटल कितना डिविडेंड हो गया? 5000। अब ये 5000 जो चीज है कंपनी का कैश बैलेंस से जा चुका है, क्योंकि वो पैसा देना पड़ता है उसको। तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा घटना नहीं चाहिए? आज जो कंपनी के पास जो एसेट्स था उसके बेसिस पे 1 लाख का वैल्यूएशन था, जिसमें से 5000 का एसेट जा चुका, वो वापस नहीं आना, कोई डेट वेट नहीं दिया, वो तुमने दे दिया एक तरह से कंपनी के पर्सपेक्टिव से, भाई फाड़ के फेंक दिया, तो एसेट का वैल्यूएशन घटना नहीं चाहिए, कंपनी का वैल्यूएशन घटना नहीं चाहिए बाय 5000 रुपीज। तो अब कंपनी का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए था? सर 1 लाख था, 5000 घटा दो आप, तो 95,000 होना चाहिए। कितना शेयर है? 1000, तो पर शेयर कितना वैल्यू होना चाहिए? 95 होना चाहिए। इसीलिए जब डिविडेंड बढ़ता है, जितना रुपए से बढ़ता है शेयर प्राइस उतना ही रुपए से कट जाता है, एक्स डिविडेंड जब होता है। लॉजिक क्लियर? थ्योरेटिकली इसीलिए जितना डिविडेंड बढ़ता है पर शेयर, वो तो कंपनी से जा चुका है, तो उसका वैल्यू उतना से कम होना चाहिए। मतलब सर अगर कुछ पैसा मिल रहा है कंपनी से, तो आगे जाके उसका वैल्यू घट जाएगा। अब डेरिवेटिव्स में भी कभी कभार जो ये डेरिवेटिव्स का वैल्यू अंडरलाइन के ऊपर डिपेंड होता है, अंडरलाइन में भी तो डिविडेंड विविडेंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट कुछ मिल ही सकता है, तो डेरिवेटिव्स का वैल्यू भी उससे इफेक्ट हो सकता है। तो इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं कन्वीनियंस यील्ड। मान लो कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है व्हाइल होल्डिंग अ डेरिवेटिव, तो आगे जाके उसका वैल्यू घट जाना चाहिए, क्योंकि आपको उतना रुपया तो मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 100 रुपए का स्पॉट रेट है। अब हम लोग ये पढ़ लिए कि सर स्पॉट को आप आगे ले जाओ 1 प्लस रिस्क फ्री रेट से, एट टाइम टी जो भी आपको फ्यूचर रेट दिख जाएगा, तो 110 ना आ रहा, लेकिन बीच में लेट्स से 6 महीना में 5 रुपए का कुछ रिटर्न भी मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, डज नॉट मैटर, कुछ मिल रहा है, रुपया मिल रहा है 5 रुपए। तो जब 5 का आपको बेनिफिट मिल रहा, तो इसका वैल्यूएशन घट जाना चाहिए ना 5 से। आज 100 का चीज है, इसका भी वैल्यूएशन घट जाना चाहिए 5 से, क्योंकि वो तो तुम घर लेके चला गया, तो डेरिवेटिव में उतना वैल्यू तो खींचा गया, तो इसका भी वैल्यू सर 5 से तो आपको घटाना चाहिए। तो 110 फिलहाल 5 रुपया माइनस करते हैं, तो भाई प्राइस कितना होना चाहिए? 105। ये पार्ट क्लियर है एकदम? जैसे रिस्क फ्री रेट मेरा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कॉस्ट हम ऐड कर रहे हैं, तो बेनिफिट मिल रहा है भाई वो लेस भी करना चाहिए, तभी तो नेट कॉस्ट आएगा विद मी सोफर। इसमें खाली एक चेंज करेंगे, एक चेंज क्या होगा? सर ये तो 6 महीना में मिल रहा ना, तो ये 6 महीना के लिए तुम री इन्वेस्ट कर सकता है ना, तो इसको भी इस तरफ लेगा। कैसे? 1 प्लस रिस्क फ्री रेट टू द पावर टी, इसको भी आगे ले जाओ, मान लो 5 का 5.5 हो जाता हूं, तो 110 माइनस 5.5, तो 104.50। दिस शुड बी द फॉर्मूला। क्लियर? थोड़ा भी हो गया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक चीज है जो अपने को याद रखना है, प्लस माइनस जो डांस करना है, बट एक टाइम फ्रेम में आने के बाद इसका इसके साथ माइनस नहीं, इसका इसके साथ एडिशन नहीं, इसको या फिर इधर लेके जाओ, फिर प्लस माइनस जो करना करो। 5 रुपया को तुम फ्यूचर में लेके जाओ, फिर तुम फ्यूचर का रेट से प्लस माइनस करो 100। 5 को तुम प्रेजेंट में लेके आओ, फिर तुम 100 रुपए के साथ जो प्रेजेंट वैल्यू है जो डांस करना करो वो लेके, बट मिक्स नहीं करना। स्पॉट को फ्यूचर से डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करना, स्पॉट को हम आगे लेके जा रहे थे,
100 का 110 की, तभी 115 का आर्बिट्राज जो अपना प्रीवियस एग्जांपल था, तभी 5 रुपए आर्बिट्राज बन रहा था, क्योंकि हम स्पॉट को आगे लेके गए एंड देन हम माइनस प्लस। तुम चाहे फ्यूचर को पीछे ले जाओ, स्पॉट में फिर माइनस प्लस करो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। बट एक टाइम फ्रेम में आके जो माइनस प्लस करना है वो करना पड़ेगा, यही बस कैच है डेरिवेटिव्स में, सिली मिस्टेक, और कोई मिस्टेक नहीं होने का चांस। जो भी है या प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू होगा या फिर फ्यूचर वैल्यू के थ्रू होगा, तुमको बीच में करना भाई, तुम 6 महीना में भी लेके कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक टाइम पे लेके आके there may be monetary benefits to holding an asset such as dividend payments, equities, interest payments. Commodities में नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है, मॉनेटरी मतलब पैसा मिल रहा है, कभी कभार नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है, मतलब मान लो गोल्ड है अपने पास, सपोज उसको प्लेज करके हम लोग कम इंटरेस्ट रेट में लोन ले सकते हैं, बिकॉज इट इज अ हाई वैल्यू एसेट, कोलैटरल वैल्यू उसका ज्यादा है। तो एक तरह से हमको पैसा नहीं मिला, लेकिन मेरा पैसा बच रहा ना कहीं पे, बिकॉज आई हैव दैट कमोडिटी। कमोडिटी मतलब गोल्ड सिल्वर, ठीक है। तो जब आप कमोडिटीज में काम करते हो, गोल्ड सिल्वर डू नॉट पे डिविडेंड्स, गोल्ड सिल्वर डू नॉट पे इंटरेस्ट, वीट वीट कुछ भी वो सब है। बट जब मान लो वो गोल्ड का अपने गोल्ड बाय कर रखे, अब उसी को हम लोग मान लो बैंक को प्लेस कर दिए कि भाई हमको लोन दे दो, तो नॉर्मली अगर मान लो 10% का रेट है, हम लोग को 8 में मिल सकता है, हाँ 2% बच गया, क्योंकि गोल्ड इज अ वेरी हाई क्वालिटी एसेट, क्योंकि आप गोल्ड प्लेज कर रहे हो ना कोलैटरल पे। जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, कीपिंग मनी अदर थिंग्स कांस्टेंट, बिकॉज दीज आर हाई वैल्यू प्रॉपर्टी मनी एसेट्स। तो ये सब जस्ट एन एग्जांपल, और भी बहुत बेनिफिट्स मिल सकता है, बट नॉर्मली ये कॉमन एग्जांपल रहता है कि गोल्ड के थ्रू आपको थोड़ा सा कम रेट पे इंटरेस्ट में मिल जाता है। बैंक के पास, ज्वेलर के पास नहीं, वो लूटता ही है, उसका बात नहीं कर, बैंक के पास ही बोल। तो उस सेंस में व्हाट हैपेंड, आपका पैसा आपको मिला नहीं, बट थोड़ा पैसा बच गया ना, सो दैट इज अ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। दिस इज रेफर्ड टू एज कन्वीनियंस। इसका एक और एग्जांपल देते हैं, अगेन थोड़ा हटके जा रहे, तो इफ इट हेल्प्स बहुत अच्छा, नहीं पता तो ये 5 मिनट ऑमिट कर लेना। बिल्कुल, मान लो आपके पास, अच्छा तुम लोगों को पता है शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है मार्केट्स में? शॉर्ट स्क्वीज, मान लो अपने पास एक XYZ शेयर है, मार्केट में इसका सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि मोस्टली प्रमोटर के पास होते हैं, ये एक XYZ ऐसे ही स्टॉक का नाम है, ये ट्रेड हो रहा है मार्केट में, मोस्टली शेयर्स प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास बहुत कम शेयर्स है। तुम्हारे पास शेयर है, अपने पास इसका 100 शेयर है। अब ये थोड़ा ज्यादा ओवर वैल्यू लग रहा है मार्केट को, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ा, ये शेयर डिविडेंड कुछ नहीं देता। अब कोई ब्रोकर अपने पास आए, या अपना ही ब्रोकर हम लोग को बोल रहा कि आपके पास 100 शेयर XYZ है, आप एक बार हमको बोरो करने दे। बोल रहे क्यों? बोल रहे एक जन है, उसको शॉर्ट करना, उसके हिसाब से ओवर वैल्यूड होगा, हम लोग के हिसाब से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ठीक। हम तो हमने बोले हम लोग क्यों देंगे, नहीं माना देने का, वापस नहीं दिया तो बोल रहे नहीं हम गारंटी दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, बट फिर भी नहीं, हमको नहीं देना। फिर वो सामने से बोल, वो आपको 8% का इंटरेस्ट पे करेगा, अब भी दे दो, क्योंकि ये तो फ्री का रुपया मिल रहा है तुमको, आज ये शेयर डिविडेंड तो दे नहीं रहा, तुम्हारा डीमैट में ऐसे ही पड़ा, कैपिटल भी ब्लॉक हो रखा, यहाँ पे तो तुमको फ्री में 8% मिल रहा, और ब्रोकर गारंटी भी देता कि शेयर को कुछ नहीं होगा, ले जाओ। तो ये सब सिचुएशन में आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिले। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज की तुमने शेयर्स देके मार्जिन ले लिया, यहाँ पैसे नहीं, तुम्हारे पास शेयर है तुम्हारे डीमैट में, तुमने अब वो शेयर डीमैट से ब्रोकर को दे दिया, ब्रोकर ने वो थर्ड पार्टी को दे दिया, बस। अब इसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट वो सब होगा, वो सब लिखा हुआ रहेगा, तुमको 8% हर साल मिलता रहेगा। अब ये 8% डिपेंड करता है, अगर एकदम शॉर्ट सप्लाई में है वो कमोडिटी या वो स्टॉक, वो ज्यादा भी हो सकता है। मार्ट तो ऐसे रैंडम ले लिया, ऐसे 8 नहीं, उसको लग रहा है, मान लो उसका प्राइस है 1000 रुपए, उसको लग रहा है ये शेयर का प्राइस 4 रुपए कर ली, मैंने 400 हो जाएगा, तो वो शॉर्ट मार रहा है, जब 200-300 रुपए घटेगा, 400 रुपए घटेगा, वो तब ले लेगा वापस, क्योंकि शॉर्ट करने के लिए उसके पास शेयर तो होना चाहिए ना, मार्केट में सप्लाई नहीं था। सो ये सब हो गया कन्वीनियंस। If an asset is difficult to sell short, owning it may convey benefits in the circumstances
where selling has advantages. Shortage of the asset may drive prices up temporarily, making the sale profitable. ठीक है, अगेन अब वापस अपना रीड थ्रू कैटेगरी स्टार्ट हो गया. सब ये हम डिराइव कर रहा. चलो इस पे आते हैं. 0 at टाइम t. अब अपने क्या पढ़े कि सर जो भी स्पॉट है 1 प्लस रिस्क फ्री रेट आप करो, आप आगे लेके जाओ, आपको फॉरवर्ड प्राइस बनेगा. अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है तो भाई वो हम लेस करेंगे. तो ये देखो, अब इसमें फॉर्मूला में थोड़ा दिमाग लगाएंगे. ये हम ऑलरेडी फ्यूचर ले चुके हैं ना, हम स्पॉट को आगे खींच चुके हैं ना. मतलब ये जो रेट है ये ऑलरेडी इस टाइम पे है, ये जो रेट है ये ऑलरेडी इस टाइम पे है. अब मान लो यहाँ 6 महीना में हम लोग को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए जो भी मिल रहा है, ये लेकिन 6 महीना में मिल रहा है ना. तो अपने अभी क्या बात की सर, एक टाइम पे लेके जाके माइनस प्लस करना. तो इसको हम ऑलरेडी यहाँ खींच चुके हैं, तो इसको भी अब हम इधर ही खींचेंगे. तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, जो भी फ्यूचर वैल्यू 5.5 रुपए. तो सर 110 माइनस 5.5, इट शुड बी इक्वल टू 104 रुपया 50 पैसा. 110 स्पॉट को आगे लेके जाएंगे 10%. तो 110 माइनस सर 5.5 रुपया तो मिल गया, 5 रुपया 6 महीना और आगे खींचे देंगे, मान लो 5.5. तो 4.5 रुपया होना चाहिए. यहां तक क्लियर है. अब इसमें और एक कॉस्ट ऐड कर देंगे. अब मान लो हम लोग जो भी कमोडिटी ले रहे हैं, राइस व्हीट जो भी, उसको गोदाम में स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोरेज कॉस्ट भी लगता है. तो मान लो अपना यहाँ पे 3 महीना में जैसे एन एग्जाम्पल स्टोरेज कॉस्ट लग रहा है 7, तो ये कॉस्ट लग रहा है ना. अब आगे जाके 107 में कोई अगर परचेज करना भी चाहेगा हम लोग बेचेंगे क्या? नहीं, क्योंकि 7 रुपए तो जेब से दे चुके हैं भाई. तो मेरा कॉस्टिंग अब 100 नहीं है, 107 हो चुका. तो ये 7 को भी हम आगे लेके जाएंगे. तो प्लस फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉस्ट, मान लो ये हो रहा है 7.5, तो 104.5 तो हो गया था, प्लस 7.5 मतलब 112 रुपए. तो 112 रुपए भाई अपना फॉरवर्ड है ना, नहीं है तो आर्बिट्राज. फॉर्मूला देख लो, फिर ये भी आएगा. डोंट वरी, ये फॉर्मूला नोट करना है तो नोट कर लो, बुक में नहीं है. और कुछ नया नहीं है, खाली टाइम वैल्यू ऑफ मनी है. मतलब फॉर्मूला बोल के फॉर्मूला का है तो अभी बैठे बैठे सब डिराइव हो रहा. चलो अब बुक वाला फॉर्मूला में आ जाओ भाई. अच्छा, फ्यूचर वैल्यू मतलब ये जो 5 रुपया मिल रहा है इसको हम 1 प्लस रिस्क फ्री रेट से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी 1 प्लस रिस्क फ्री रेट से मल्टीप्लाई कर दिए. 6 महीना के लिए किए या 9 महीना के लिए किए, जैसे स्पॉट को किए एकदम सेम, वैसे ही फ्यूचर वैल्यू निकलता. अब इसमें क्या किया है, सब कुछ को ना पहले ले आए, प्रेजेंट में लेके आके फॉर्मूला की. तो देखो स्पॉट प्लस, अब यहां पे अपना एक कितना कॉस्ट है ना 7 रुपया, ये ऐड होना चाहिए, लेकिन ये तो 3 महीना बाद देना है, तो आज के रेट में वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा. तो अपने क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट. सेम है, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू था क्योंकि आगे लेके जा रहे थे, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है. तो अब सब कुछ एट टाइम 0 होगा. ये एक बेनिफिट है जो 6 महीना बाद मिलेगा, आज के रेट में तो बेनिफिट कम है, तो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स. ये जो भी होगा अब इक्वल टू क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू नहीं, फ्यूचर वैल्यू को भाई प्लस आर से डिस्काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसको भी तो पीछे लाना है. जब सब कुछ हम टाइम 0 देख रहे हैं तो हमको फ्यूचर को भी पीछे लेके आना पड़ेगा. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग सब कुछ फ्यूचर में लेके जा रहे थे, इसीलिए स्पॉट को भी आगे लेके खींचे थे. तो अगर दोनों फॉर्मूला नोट कर रहे हो तो टाइम ये बना देना, 7-5 लिखने का जरूरत नहीं, टाइम बना देना. यहाँ पे लिख देना कॉस्ट, यहाँ पे लिख देना बेनिफिट, और फिर ये लिख देना इस फॉर्मूला के इधर सब कुछ को एट टाइम 0 लेके आए हैं, सब कुछ को एट टाइम t लेके जा रहे हैं, सब कुछ को प्रेजेंट में लेके आए हैं, सब कुछ को फ्यूचर में लेके जा रहे हैं. ये लिखने से एक काम खत्म, और तुम लोग L2 में भी आराम कर. खाली ये देख लो सेम है, खाली कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होगा जो अपने पॉइंट्स में ही पढ़ रहे हैं, उसमें e टू द पावर x हो जाता है. अपने केस में e टू द पावर r लिखा है, बाकी एवरीथिंग इज. कंसिडर अ स्टॉक इंडेक्स ट्रेडिंग एट 1550.
तो ट्रेडिंग बोल दिया ना 1550, मतलब स्पॉट है 1550। हाथों हाथ नंबर लाइन बना दिया करो शुरू शुरू में, बहुत हेल्प करेगा। डिविडेंड यील्ड है 1.3, मतलब कुछ मिल रहा। व्हेन द रिस्क फ्री रेट इज 3%, ठीक है। कैलकुलेट नो आर्बिट्राज 6 मंथ फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द इंडेक्स, तो मतलब 6 महीने बाद का प्राइस निकालना। तो देखो ये तो एकदम सिंपल है, अपने को 1550 है, ये अपने को आगे कितना में लेके जाना है, कहा गया 3%। तो अपना रिस्क फ्री रेट पे सपोज 1+RF के बदले अपने करेंगे 1+3%, लेकिन ये 3% साल का है ना, अपने को तो 6 महीना चाहिए, तो बाई 2 करेंगे, बाई 2, ठीक है। अब उसके बाद डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड से क्या होगा, रेट थोड़ा कम हो जाना चाहिए। कितना परसेंट का डिविडेंड है, 1.3, यहां तक सिंपल। अब सिंस ये कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है, ये अपना e टू द पावर में हो जाएगा, मतलब 1550 इंटू e टू द पावर, अब ये सब टू द पावर में चला जाएगा 3%। जब e टू द पावर ये सब क्वांट्स में करेंगे, बट जब e टू द पावर लेते हैं तब 1 प्लस नहीं करते, तब सीधा 3% 4% ही करते। 3 माइनस 1.3, ये 3 माइनस 1.3 क्योंकि 3 मिल रहा था, मैंने ऐड होगा कॉस्ट, 1.3 इज अ बेनिफिट, तो नेट हो गया। खाली कंटिन्यूसली में ही नेट होगा, अगर नॉर्मल सम्स होगा तो ऐसे नेट नहीं किए अपने, वैसे नेट करना भी नहीं है, कंटिन्यूस कंपाउंडेड में ही ये नेट होगा। और ये अपना 6 महीने का है, सॉरी ये अपना साल भर का हो गया, तो अपने को 6 महीने का इंटू 0.5 या डिवाइड बाई 2, इधर वे वर्क्स। टिप्स ट्रिक्स देख लो भाई, 1550 स्टार्टिंग प्राइस है ना, रिस्क फ्री रेट कितना है 3, बेनिफिट कितना है 1.5 या 1 तो कॉस्ट ज्यादा है ना, तो जो भी आंसर होगा सबसे पहले तो 1550 से ज्यादा हो, तो अगर 1550 या उससे कम कोई ऑप्शन है तो वो तो पहले एलिमिनेट हो जाए। समझ में आ रहा। दूसरा चीज, इस टू 3% 45 रुपीज होता है रफली, 1% हो गया अराउंड 18 रुपए समथिंग। ये सब हम तब बता रहा है अगर फॉर्मूला वॉर्मूला उस समय पैनिक मोड हो गया और नहीं समझ में आ रहा उस टाइप से। मोटा मोटी 27 रुपए के आसपास आ रहा है, इसमें डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग कुछ नहीं, तो 45 रफली ऐड होना चाहिए था, 18 रफली लेस होना चाहिए था। पक्का समझ में आ रहा नहीं, पर नहीं आ रहा तो यू कैन स्किप दिस आउट, जस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वाला चीज। 3% से दाम भागना चाहिए था 45, 1.5% से दाम थोड़ा घटना चाहिए था अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 रुपए, तो नेट में 25 से 27 रुपए ओरली किए, 25 से 27 रुपए बढ़ना चाहिए था, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ 25 रुपए ले लो, सपोज 1575 के ऊपर हो तो वो भी कैंसिल, उससे ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता। तो ये सब थोड़ा दिमाग लगा लो, इफ दिस डज नॉट वर्क आउट फॉर सम रीजन। इसको साइड में लिखो, टू बी डन इन इकोनॉमिक्स, इसका सीधा सम्स अपने डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं करना, खाली लिखो टू बी डन इन इकोनॉमिक्स, बाकी एक बार रीड थ्रू मारेंगे और सीधा अपने सम्स पाएंगे। अपना जो बेस है स्पॉट को आगे लेके जाएंगे फ्यूचर में, वो सारा बेस अब ये सारा सम्स हो जाएगा, अपने को ये सब में कुछ रटना फटना कुछ नहीं। अच्छा इसमें हमको कैरी का एक वो देना पड़ेगा, बेस देना पड़ेगा। तो देखो स्टार्ट करने से पहले से अपने इंडिया में मान लो यूएस, तो आज के डेट में अगर हम लोग बैंक में जाते हैं एफडी करने या लोन करने, अपना मान लो 8% का इंटरेस्ट, इसको और काटी थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल। यूएस में अगर लोन लेने जा रहे हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी है, सस्ता में रेट मिलेगा। अब हम लोग को लग रहा है भाई ये तो बढ़िया बिजनेस है, तो एक काम करो यूएस से बोरो कर लो, इंडिया में इन्वेस्ट कर लो। अपने यूएस से उधार ले लिए, इंडिया में एफडी कर दिए, तो रिस्क है क्या, कुछ रिस्क जीरो हो गया, तो बैठे बैठे 8% बन रहा, और जितना क्वांटिटी करना करो। एक बैंक से लोन ले रहे हैं, दूसरा बैंक में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, बात खत्म हो गया। क्लियर। चलो तो अपने मान लो अपना रेट है 100 रुपए पर डॉलर, अपने यूएस से लोन लेने गए, अपने मान लो $1000 का लोन लिया। अब हम लोग को उम्मीद है कि भाई एक साल बाद चुकाना कितना पड़ेगा, $1020। अब ये $1000 हम लोग मस्त लेके इंडिया आ गए, 100 रुपए के बेसिस पे कन्वर्ट कर लिए,
अपने पास 1 लाख रुपए आ गया, ये 1 लाख रुपए अपने एफडी कर दिए। उम्मीद है 1 साल बाद 1/10 हो जाएगा। फिर हम लोग ये सोचे कि 1 साल बाद ये 1/10 लेके वापस यूएस जाके कन्वर्ट करेंगे। मान लो 100 का रेट ही रहता है, तो अपने को कितना डॉलर मिल जाएगा? $110 मिल जाएगा। चुकाना कितना, नहीं सॉरी 1100, $1100 हो जाएगा। चुकाना कितना है? तो भाई $80 का फिलहाल पार्टी दिख रहा है, वो भी विदाउट रिस्क। रियलिस्टिकली क्या होगा, ये सब कुछ सही है, यहां तक बैलेंस शीट एकदम टैली है, कोई दिक्कत नहीं है, जो सोचे हो वही होगा। बस जब तुम 1 लाख 10 लेके जाओगे टू कन्वर्ट इट बैक टू यूएसडी, तुमको वो बड़े अच्छे से इतना ही डॉलर देगा, और तुमको चुकाना कितना है? इतना ही चुका। बस ये वाला पार्ट में गड़बड़ है, तुमको $1100 नहीं मिलेगा। तुम्हें सर ऐसे कैसे होगा? ये जो एक्सचेंज रेट है ना 100 का, ये 100 नहीं रहेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 108 की तरफ चला जाएगा। जब ये 108 की तरफ जाएगा, तुम 1,10,000 दोगे तो तुमको $1,020 ही मिलना है, और 1,020 चुकाना है। तो नेट में बिना रिस्क के आप कितना कमाए? जो कमाना चाहिए था, 0। सिंपल इनफ। इसको हम लोग कैरी ट्रेडिंग। तो थियोरेटिकली दिस विल हैपन, प्रैक्टिकली इसमें पैसा बनता है। मान लो 3-4 साल तक पैसा बनेगा, फिर जब 1 साल में सारा पैसा वो लेके चला जाएगा। जैसे फॉरेन एक्सचेंज में अभी देख लो, 2 साल पहले तक 60 का रेट था, अब चले ही जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो वो बीच में एक बार टूटता है, और जब टूटता है तब सारा डूब पहले जाएगा। बट अदर देन दैट थोड़ा 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 करके पैसा हाँ होता है, कैरी ट्रेड होता है, हम लोग लेता है, सेम कंसेप्ट। ये वाला पार्ट अगर आप लोग इकोनॉमिक्स वाला रीडिंग के बाद भी करोगे तो भी ये पार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पूरा कॉपी पेस्ट, लिटरली कॉपी पेस्ट